डियर स्टूडेंट्स, हमने जो अभी तक क्लास में डिस्कस किया फोर्स के कॉन्सेप्ट का क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ फोर्सेस, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स भी डिस्कस किया हमने और ग्रेविटेशन भी डिस्कस किया। जो भी हमारे पार्टिकल डायनेमिक्स में जो आ सकते थे वो हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये एक तरीके से आपकी पहली सीढ़ी, जिस पे आप अगर गड़बड़ नहीं करते हो तो चीज़ें आगे बेटर होती हैं, क्योंकि पूरा डिस्कशन क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम में हम कुछ वेरिएबल्स होंगे जिनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए वापस चलें तो थोड़ा सा हमें उन्हें इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। इक्वेशन कब बनेंगी? जब हम किसी डायग्राम में उनको फोर्सेस को देखेंगे और उनको ब्रेक करके रिजॉल्व करके इक्वेशंस को बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है, डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में अगर मैं बात करूँ तो बड़ा सिंपल सा नाम है। बॉडी को आपको बिल्कुल फ्री करके वर्चुअली, मतलब जैसे मान लें दो ब्लॉक साथ में एक दूसरे, एक के ऊपर दूसरा रखा है, तो हमें एक ब्लॉक की अगर फिजिक्स देखनी है तो हम उसी ब्लॉक पे फोकस करेंगे। उस ब्लॉक को बिल्कुल फ्री करके बाकी कांटेक्ट में जो बॉडीज हैं उनको हटा दें। उस बॉडी का हम डायग्राम बनाएंगे और उसका एक सिंपल सा नियम है, रिमूव ऑल द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस। जो भी टच में है उनको हटा दिया और जो सर्फेस फोर्स लगा रहे थे उनको रिटेन करके डायग्राम में ड्रॉ किया। तो इट इज़ अ डायग्राम इन विच वी शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक भी फोर्स मिस किया, डायग्राम गड़बड़, इक्वेशन गलत, सॉल्यूशन गलत। फर्स्ट हमारी फोर्सेस की काउंटिंग बाई सही होनी चाहिए। अगर वहाँ गड़बड़ करी तो फिर बात गड़बड़। तो डायग्राम इन विच वी शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी एंड वी रिप्रेजेंट फोर्सेस बाय एरो। जब भी फोर्स शो करेंगे तो उनके एक सेट डायरेक्शन में एरो होंगे। एंड इन दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स, ये जो फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हम सिंपल पार्टिकल डायनेमिक्स बोलते हैं। हमें डायनेमिक्स डिस्कस करनी है, पर जो भी बॉडी, भले वो कार है, बड़ा सा एक सिलेंडर है, हम उससे सिलेंडर को पूरा ना बना के हम उसको सिंपल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दिस केस बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट and forces are represented by arrow, and we represent all the forces acting on the body. Okay? ठीक है। तो अगला डिस्कशन आता है, भाई स्टेप्स क्या है। तो भाई मेरा कहना है, मेंटली सबसे पहला स्टेप है कि तुम उसको विजुलाइज कर लो, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस की काउंटिंग सही होनी चाहिए। आप बॉडी को फ्री कर दीजिए, जो भी उसके साथ में से कोई चीज़ रस्सी से टंगी हुई है या किसी एक बुक के नीचे दूसरी बुक है तो नीचे वाली बुक को मत देखो, ऊपर वाली बुक का डायग्राम बनाओ। रिमूव ऑल द बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। सारे फोर्सेस की लिस्ट प्रॉपरली बना लो। उसमें कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जो टच में होंगे, कट कॉन्टेक्ट से आएंगे, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन। और कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जो दूर से लग रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि एक ब्लॉक को टेबल पे रखा है तो टेबल के फोर्स को शो करेंगे तो दूर से mg लग रहा होगा उस पर, तो कांटेक्ट फोर्स भी शो करेंगे, नॉन कांटेक्ट भी शो करेंगे। पहली चीज़ ध्यान रखना, कांटेक्ट शो कर दीजिए, टेंशन हो सकता है, कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, और फिर सारे आप नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ओके, तो आपने क्या किया भाई, नॉन कांटेक्ट में आपके पास mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आने वाले हैं। मैग्नेटिक फोर्स 12th में मिलेगा। तो भाई आपने एक ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ था, बिल्कुल ऐसा समझ लो कि एक ब्लॉक को आपने टेबल पे रखा है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा। तो अब कौन से फोर्सेस आ रहे होंगे, तो सबको क्लियर है। यहाँ दो फोर्स आएंगे, एक अर्थ यहाँ पिक्चर में नहीं पर दूर से इस ब्लॉक को डाउनवर्ड खींच रही होगी, और इस सर्फ ब्लॉक ने नीचे वाले सरफेस को, पक्की बात है, थोड़ा सा डिफॉर्म किया होगा। डिफॉर्म करने से स्प्रिंग दब गई होगी और बॉडी की तरफ आपका फोर्स आएगा n। ठीक, तो नॉर्मल फोर्स आ गया और mg आ गया। तो नंबर ऑफ फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, एक कौन सा, नॉर्मल, एक वेट। और आपको ये पूरी बॉडी दिखाने की ज़रूरत नहीं। मान लो ये सिलेंडर दिया जाता r रेडियस का और h हाइट का, तब ये नहीं कि आप पूरी बॉडी को बना रहे हैं अच्छे से ना सर। फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी को सिंपल डॉट से, मुझे फोर्सेस में इंटरेस्ट है। ठीक, हाँ, कल को ही जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स में चलेंगे जहाँ पे बॉडी का शेप साइज मैटर करता है, जहाँ रिजिड बॉडी आएगी, वहाँ पे आपको ये डॉट बनाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पे आप डॉट लगाएंगे। अब आपने क्या किया कि एक ब्लॉक लिया, बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लॉक दो दीवारों के बीच में ऐसे है और इस ब्लॉक का कुछ अपना वेट होगा। फोर्सेस की बात करिए तो दो जगह तो सर शुद्ध साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे कांटेक्ट है।
तो दो तो मेरे पास कांटेक्ट फोर्स हो गए। पिक्चर में नहीं दिखाया गया पर श्योरली बेटा ये जो ब्लॉक है इसका एक ग्रेविटेशन फोर्स वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो दो फोर्स आपके कौन से हो गए, कांटेक्ट, और एक फोर्स कौन सा हो गया जो दूर से लग रहा है जिसको हम फील्ड फोर्स या नॉन कांटेक्ट बोल सकते थे। अब बच्चे जब आपने फोर्सेस पढ़े ये तो पक्का हो गया फोर्स कौन कौन से आ रहे हैं। देखा जाए, मैं यहाँ पे फोर्स को शो कर रहा हूँ। इस दीवार से जो फोर्स आएगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसा आ गया, इसको मैंने N1 बोल दिया। इस दीवार से मेरे पास एक फोर्स और आ गया, ये जो फोर्स आएगा दीवार से परपेंडिकुलर आएगा, ये N2 आ गया और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। तो अब मैं बात करूं बच्चे, ये जो आपने बॉडी बनाई है इसको आप डॉट से रिप्लेस कर दीजिए और कितने फोर्सेस आएंगे, एक N1 आएगा, एक वर्टिकल वॉल से N2 आएगा और एक इस बॉडी का अपना वेट जो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे वो mg आ गया। क्लियर? तो टोटल 3 फोर्सेस हुए यहाँ पर। ऐसे में अगर इस ब्लॉक की बात करूँ, ये ब्लॉक जो आपने देखा इसकी बात करें कितने फोर्स लग रहे हैं, तो अब सबको साफ से समझ में आ रहा है सर कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट तो दो जगह है ना। ये कांटेक्ट जो आएगा ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट ग्राउंड के साथ टच में, तो यहाँ से एक N1 आएगा, नॉर्मल फोर्स आ गया परपेंडिकुलर सरफेस, क्योंकि सरफेस कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, तो फोर्स यहाँ से वर्टिकल आ गया। भाई ये N1 लिख दीजिए। अच्छा भाई यहाँ पे अगर देखोगे तो सरफेस किसकी, इस सब ब्लॉक बुक की, तो इस पे इसने क्या किया होगा, इस बुक ने नीचे वाली सरफेस को ऐसे दबाया होगा, तो इस पे एक फोर्स यहाँ पे और आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर देखोगे तो किसकी सरफेस, बुक की सरफेस, बुक की सरफेस से 90 डिग्री पे एक N2 आ गया और एक इसका अपना वेट mg। ठीक, अगर मैं इसको प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, डॉट दिखाया आपने सर, ये N1 आ गया सर, ये आपका एक फोर्स N2 आ गया, क्लियर, और एक आपका डाउनवर्ड mg। डन। बड़ा सिंपल सा डिस्कशन। पर यहाँ पे 3 फोर्सेस जो आएंगे वो क्लियर हैं, 2 कांटेक्ट फोर्स हो गया और एक आपका फील्ड फोर्स। यहाँ पे एक ब्लॉक को आपने हैंग कर रखा था, बड़ा सिंपल सा। तो भाई यहाँ पे फोर्सेस की बात की जाए तो सबको समझ में आता है दो कौन से, एक अर्थ का डाउनवर्ड, और अगर ये रोप नहीं होती, सोचो बच्चे ठंडे दिमाग से, अगर मैं यहाँ पे इसको सीजर से रख के काट दूँ तो नीचे गिर जाएगा ना। तो नीचे गिरने से इसे किसने रोका है, इस रोप ने। रोप खिंची खिंची अपने आप को फील कर रही होगी, तो भाई उस पर आपका रोप का एक फोर्स आएगा। याद है, स्प्रिंग की तरह ही सोचो, तो खिंची स्प्रिंग बॉडी पे इनवर्ड फोर्स लगाएगी, है ना, अवे फ्रॉम द बॉडी लगाएगी फोर्स। तो इस केस में कितने फोर्स आ रहे होंगे, 2, एक आपका mg जो अर्थ से आया, और एक ही जो धागा जो थोड़ा सा खिंचा होगा उसमें एक टेंशन फोर्स आ गया, है ना। तो ये 2 फोर्स थे बाय नंबर ऑफ फोर्सेस। यहाँ इस पर आपने जो एक ब्लॉक लिया उस पर आपने एक यहाँ पे रस्सी बांध दी, एक यहाँ रस्सी बांध दी, और एक इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड। तो जरा मैं फोर्सेस की बात करूँ तो इस बॉडी का mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये जो रस्सी ली है खिंची हुई फील करेगी अपने आप को, तो इस पर T1 आएगा बॉडी से अवे और T2 आएगा बॉडी से अवे। मैंने क्या सिखाया था, स्ट्रिंग में फोर्स किधर लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर तुम्हें इस सिरे के डायग्राम की बात करनी हो तो यहाँ पे T1 कैसा होगा, बोलो मेरे साथ, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द रूफ आ रहा है। ऐसे आपको यहाँ पे शो करना T2, तो ऐसा आएगा, क्लियर। तो अगर ये जो ब्लॉक आपने हैंग किया था इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, so T1 is at angle alpha and T2 is at angle बीटा विद हॉरिजॉन्टल। भाई देखो ये एंगल से एक फ़र्क तो पता लगा ना, अगर अल्फ़ा नहीं बताते तो मुझे क्या पता लगता, ये पता है लॉन्ग द स्ट्रिंग पर स्ट्रिंग कितने एंगल पर है, अल्फ़ा पे, तो T1 भी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, अल्फ़ा, और T2 हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, बीटा। ठीक, अब ऐसा समझ लो ये जो अगला डायग्राम है भाई, यहाँ नंबर ऑफ फोर्सेस कितने थे, 3 थे, 2 कांटेक्ट थे और एक फील्ड था।
भाई यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे समझ लो कहीं पे बहुत बड़ा सा टनल का पाइप रखा हुआ था, एक मजदूर थक गया, उसने अपनी लैडर यहाँ पे ऐसे छोड़ के चला गया। अभी लैडर अगर अंदर रखी हुई है तो लैडर के इस पॉइंट पे अगर ध्यान से देखो तो क्या आपको लग रहा है एक कंप्रेसिव फोर्स, इसने स्प्रिंग ने इसको दबाया होगा, लैडर ने इसको दबाया होगा, तो लैडर से एक फोर्स आएगा बच्चे यहाँ पर। ठीक, ये फोर्स कैसा होगा, से ये जो सरफेस है ना, राउंड सरफेस दिख रही है, इससे परपेंडिकुलर है तो सेंटर से पास करेगा, तो N1 आ गया। से ऐसे यहाँ पे टच करेगा तो एक N2 यहाँ से आएगा बच्चे, ये N2 आ गया। और इस बॉडी का वेट मैं आपको फिर से बच्चे बताऊं एक बात, भाई देखो आगे चल के हम ये सब पढ़ेंगे, फोर्स से हम एक और नई चीज़ में जाएंगे जिसको टॉर्क बोलते हैं, पर अभी के लिए तो हम इसको अगर शो करें तो एक आपके पास N1 होगा, एक N2 होगा, और एक बॉडी पे उसका अपना वेट, 3 फोर्सेस। बॉडी को किससे रिप्लेस कर देंगे, डॉट से, है ना, और फोर्सेस एरो से। अब भाई आपने क्या किया है, एक बड़ा सा पेंडुलम ऐसे बांध के रख दिया, ये आपका धागा आ गया टी, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो दीवार के साथ टच में होगा तो उससे एक N आ गया, और एक बॉडी का वेट अपना mg आ गया। तो ये जो बॉल आपने हैंग कर रखी थी इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये इस सरफेस को दबा देगा थोड़ा सा, तो स्प्रिंग यहाँ दब जाएगी ना, तो आपका एक N आएगा इधर और एक T आएगा। T किधर आएगा, T मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। T किधर आएगा, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन। वह देखो वेट पे तो कोई लड़ाई ही नहीं है। ऐसे बच्चे मैं यहाँ पे बात करूँ, एक बुक आपकी बाई चांस अब पढ़ते हैं तो बुक की थोड़ी इज्जत नहीं करी, बुक 2 टेबल्स के बीच में फंस गई। एक आपकी बच्चे टेबल यहाँ पे एक N1 आ गया, N1 यहाँ कैसे डिसाइड किया, भाई बुक की सरफेस और कॉर्नर है, कॉर्नर पे बुक की सरफेस डिसाइड करेगी, N ऐसा आएगा। और यहाँ पे देखोगे तो कॉर्नर है तो ये वर्टिकल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस का टच में अगर हो तो श्योरली नॉर्मल डायरेक्शन आपकी किधर आएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वर्टिकल है तो नॉर्मल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, और एक बॉडी का वेट। तो अगर मैं इसको पॉइंट की तरह सोचूं तो एक N1 आएगा, एक N2 आएगा, और एक mg। क्लियर। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपने करे इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा कि जो फोर्सेस हैं वही आप शो करें, कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट दोनों शो करने हैं, और अगर बॉडी है तो उसको आप डॉट से रिप्लेस कर दीजिए, फोर्सेस को एरो से दिखा दीजिए। ठीक। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, इधर एक और देखते हैं डिस्कशन 9th। भाई आपने क्या किया, एक टेबल ली। ठीक, ये टेबल बच्चे आपने बनाई, हमारे घर पे जैसे 4 पाए वाली टेबल होती है वैसा आपने यहाँ बना दिया। ठीक, इस टेबल के बारे में बात आई, सही है, इसका एक लेग आ गया यहाँ पर, एक यहाँ लेग आ गया। ठीक, ये आ गया आपके पास, और एक यहाँ पे आ गया, दिख रहा है। इस टेबल का मैं वेट मान लेता हूँ, इसका मास मैं कैपिटल M मान लेता हूँ, और इसके सेंटर पे मैंने एक और ब्लॉक रख दिया। ये देखिए ब्लॉक यहाँ रख दिया, दिख रहा है। ये ब्लॉक मैंने मान लिया स्मॉल m मास का। अब अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो जो सिलेंडर जैसा दिख रहा है इस पर कितने फोर्स होंगे बोलो, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। उस पर एक N आएगा सरफेस से परपेंडिकुलर, क्योंकि नीचे सरफेस को दबाया उसने, और एक mg आएगा, इस बॉडी का वेट। जरा टेबल पे बताइए क्या होगा सर। टेबल के लिए अगर ध्यान से देखिए तो सर एक कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे आया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सर ये टेबल नीचे वाली सरफेस को दबा रही होगी N1 से, यहाँ कितने से दबाएगी, N2 से, यहाँ कितने से दबाएगी, N3 से, और यहाँ कितने से दबाएगी, N4 से। तुम सही में देखना, ये N1 N2 N3 N4 रियल में है। तुम सोचो अभी अभी फर्श पड़ी हो, सीमेंट ज़रा सा गीला, उस पर टेबल जाके रख दो तो क्या निशान बने होंगे, नहीं बने होंगे। यस सर, टेबल हटाओगे ये निशान पक्के हो जाएंगे। तो क्या आपने नीचे वाली सरफेस को दबाया, पर आप जब टेबल के डायग्राम पे आओगे तो उस पर कौन कौन से आएंगे, एक N1 इधर, एक्शन रिएक्शन ना, ये बच्चे N2,
ये N3, ये N4। तो टेबल का डायग्राम भी बनाना है भाई। मैं टेबल के डायग्राम में टोटल कितने फोर्स आ गए भाई? आपके 4 फोर्स जो उसके चारों पायों के फोर्स थे वो आपने शो कर दिए, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। और जो ये जो आपका ब्लॉक था इसके डायग्राम से क्या इसमें कोई फोर्स जाएगा? हाँ सर, ये N आएगा ना। ब्लॉक पे एन अपवर्ड है तो ब्लॉक ने टेबल पे एन डाउनवर्ड लगाया होगा तो एक एन डाउनवर्ड आ गया। ये 4 एन पाए वाले हैं, दूसरा एन जो शुद्ध जो एन है वो ब्लॉक का है। और अपनी बॉडी का वेट कितना हो गया? अर्थ बेस का भी तो कुछ मास होगा तो mg हो गया। तो अगर मैं तुमसे बोलूं वो जो ऊपर सिलेंडर रखा है वो नहीं चल रहा है तो n इक्वल टू mg। मैं तुमसे बोलूं कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 ने किसको बैलेंस किया है? चारों ने मिलके नीचे वाले फोर्स n प्लस एम जी को बैलेंस किया। सर टेबल का वेट कितना है? तो m प्लस एम जी नहीं बोलोगे, टेबल का वेट तो एम जी बोला जाएगा। हाँ, वो एम जी आएगा कैसे भाई? ये देखो इनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स था n। तो ये ब्लॉक टेबल से बात कर रहा होगा किसके थ्रू? n के थ्रू। ये ब्लॉक टेबल से बात करेगा n के थ्रू, पक्का? इससे दुनिया बिल्कुल पता नहीं mg क्या है, पर इक्विलिब्रियम के हिसाब से भाई n और mg बैलेंस। तो आप कहोगे ये ब्लॉक, क्या बोलोगे? क्या ये बोलना सही है ये ब्लॉक नीचे वाले को mg से प्रेस कर रहा है, या ये बोलना सही है ये ब्लॉक नीचे वाले को n से बैलेंस कर रहा है लेकिन n इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से mg है? तो ये ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट है। अब बड़ी बढ़िया सी बात आई, n इक्वल टू mg था तो ये टोटल आ गया mg प्लस mg। तो एक कॉन्सेप्ट कंबाइंड मास का भी हो सकता है कि अगर मैं पूरा कंबाइंड मास बच्चे मैं यहाँ पे मान लूँ किसका? टेबल का और ये ब्लॉक का, तो नीचे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन टोटल वेट को बैलेंस कर रहे हैं। अब देखो एक बढ़िया सी बात दिखाऊं, ये जो मेरे पास ब्लॉक था है ना, इस ब्लॉक को अगर मैं उठा के कॉर्नर पे ले आऊं तो कुछ फर्क पड़ेगा? हैवी ब्लॉक है, मान लेते हैं कॉर्नर पे ले आए तो आपको इससे गड़बड़ हो जाएगी। सर ये जो नीचे वाले N2 N3 N4 थे ना, अगर सिमेट्रिकली बीच में है तो सिमेट्री ये सब सेम होंगे, पर कॉर्नर पे ले आए तो N1 बड़ा हो जाएगा और जितना तुम सेंटर से दूर जाओगे एक सरफेस से तो ये कम होता जाएगा। कभी सोचा कि बिल्कुल कॉर्नर पे हो जाता है, क्या मेज पलट सकती है? सोचो 2-3 किलो की मेज हो और उस पर तुम 40 किलो की बोरी यहाँ डाल दो, टॉक से डालोगे टेबल टॉपल कर जाएगी। तो फील कर सकते हो अगर एक बढ़िया सा हैवी सा बच्चा या मान लो हैवी सा पर्सन मेरे जैसे यहाँ बैठ जाके तो क्या टॉपल कर जाएगी? यस, टॉपल मतलब N3 0 हो गया। तो तुम फील कर सकते हो अगर सिमेट्री है तो भाई सारे फोर्स N1 N2 N3 N4 सब बराबर होंगे और टोटल वेट को अपने में बराबर डिवाइड करेंगे। पर अगर एसिमेट्रिक पोजीशन हो, है ना, एक हैवी सी बॉडी कॉर्नर पे बैठ जाएगी आके, मैं बना देता हूँ बेटा डायग्राम, ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं है। ये बच्चा अपने टेबल बनाए और यहाँ पे एक बढ़िया सा हैवी सा आदमी यहाँ बैठा दिया, तो पक्की बात है यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन क्या हो सकता है बच्चे? ये टेबल ऐसे पलट सकती है ना, पलट सकती है, इसका मतलब कांटेक्ट 0 हो सकता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन बच्चे आपने किससे शो किया था? N3 से। तो हो सकता है कांटेक्ट छूट जाए, इसका मतलब कांटेक्ट छूटने की शर्त क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन 0 होना। भाई सीधी सी बात है, कांटेक्ट फिनिश हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कभी इस तरह का सवाल आए कि सर कांटेक्ट कितने पे ब्रेक होगा, तो आप ऐसे बोलोगे कांटेक्ट है इसका मतलब n नॉन ज़ीरो है, और आप चाहते हो कांटेक्ट ब्रेक हो जाए तो आप कहोगे सिंपल मेरी शर्त खत्म कर दीजिए, n की वैल्यू 0। दो बॉडीज के जो कांटेक्ट खत्म होने का मतलब n 0 हो गया, प्रेसिंग फिनिश हो गई। यही तो सिखाया था, n किस पे डिपेंड करता है? प्रेसिंग पे। जब कांटेक्ट ही फिनिश हो गए तो प्रेसिंग भी फिनिश हो गई ना। तो हमने इस डिस्कशन में कुछ डायग्राम्स बेटा बनाए और एक ही चीज़ रखी, सारे डायरेक्ट फोर्सेस शो करिए, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट सब कुछ। बॉडी को फ्री कर दीजिए बाकी चीज़ों से और उस पर ही फोकस करिए, और बॉडी को डॉट से, फोर्सेस को एरो से रिप्रेजेंट करिए। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन लर्न करेंगे। सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन 2 पार्ट में आएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। उन ऑब्जेक्ट्स को देखना जो इक्विलिब्रियम में है और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को देखना जो एक्सेलरेटेड है। ठीक, फिर धीरे धीरे करके हमारा चैप्टर आगे बढ़ता है जिसमें हम इक्वेशन को फॉर्म करने के साथ इक्वेशन के सोल्यूशन निकालेंगे। ओके।